बीएनएसएस की सीरीज में आज चैप्टर नंबर 13 की लास्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 196 बीएनएसएस, जो 176 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। इससे पहले वाली वीडियो में हम पूरे चैप्टर नंबर 13 का रिवीजन कर चुके हैं और अलग अलग वीडियोस में हम डिटेल में हर सेक्शन को देख चुके हैं। अगर हर सेक्शन को आपने डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर चैप्टर 13 बीएनएसएस के नाम से प्लेलिस्ट है और उसमें सीक्वेंस से सारी वीडियोस लगी हुई हैं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आगे बात करें तो पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि ये सेक्शन 6 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है और एक एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण लास्ट में दिया गया है। अब आप इन सब सेक्शंस को पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूजन होगा इस बात के रिगार्डिंग कि कौन सी सबसेक्शन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है और कौन सी सबसेक्शन जुडिशियल मजिस्ट्रेट से रिलेटेड है। देखिए इसका हेडिंग क्या कहता है। हेडिंग है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। देखिए कुछ व्यूअर्स के ये कमेंट आए मेरी वीडियोस पर कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग ज्यादा किया जाए इंग्लिश के शब्दों की बजाय। तो विद ड्यू रेस्पेक्ट मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि वैसे तो आप देखिए कि लॉ को आप जहां तक कोशिश हो इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, हिंदी वाले है लॉ की भी आप हेल्प ले लें, बट कोशिश करें कि इंग्लिश में उसको पढ़ें। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊं। यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि 3 वर्ड्स आप हमेशा अपने कंसीडरेशन में रखना। नंबर 1 मैजिस्ट्रेट, कई जगह पर मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज होगा, कहीं पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यूज होगा, कहीं पर मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट यूज होगा। तो इन तीनों के मीनिंग क्या क्या है मैं साथ के साथ बताऊंगा। याद रखेंगे कि आप इंक्वायरी वर्ड्स कई बार यूज होगा, तो इंक्वायरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी करेंगे इस सेक्शन में और इंक्वायरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी करेंगे। लेकिन जब जब पुलिस की बात आएगी तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और आप ध्यान देना कि पुलिस का इस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं। हां, एक जगह केवल एक ड्यूटी लगाई गई है पुलिस ऑफिसर के ऊपर सब सेक्शन 6 में, अदरवाइज पुलिस ऑफिसर का इसमें कोई रोल ज्यादा नहीं है। यहां पर रोल है केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। 2 बातें तो ये हुई। अब तीसरी बात आप याद रखना कि कॉज ऑफ डेथ की बात हो रही है या केवल इंक्वायरी की बात हो रही है। यहां इंक्वायरी 2 टाइप की है। एक इंक्वायरी है कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए इंक्वायरी है, और दूसरा एक ओपन एंडेड इंक्वायरी है। वहां पर यह पता लगाना है कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो किसने किया। जब कोई भी सबसेक्शन 196 बीएनएसएस की आप पढ़ेंगे तो आप इन 3 वर्ड्स पर कंसंट्रेट करके रखेंगे तो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और इस सेक्शन को मैं आगे बढ़ाऊं तो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब यह सेक्शन सीआरपीसी 1898 में थी तो वहां केवल और केवल 2 सबसेक्शंस थी, सबसेक्शन 1 एंड 2। लेटर ऑन जब सीआरपीसी में अमेंडमेंट 1973 में हुआ तब वहां पर कुछ एडिशनल सबसेक्शंस, उपधाराएं जोड़ी गई और 1973 के बाद भी 2005 में या 1983 में कुछ सबसेक्शंस और ऐड की गई। इसमें मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जैक्ट मीनिंग समझने के लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन से प्रोविजन बाद में ऐड हुए और कौन से प्रोविजंस ऑलरेडी 1898 वाली सीआरपीसी में थे। एक और बात आप याद रखिए कि जो सेक्शन 176 है या जो
196 बीएनएसएस है, ये सेक्शन 174 सीआरपीसी या उसकी करस्पॉन्डिंग सेक्शन 194 बीएनएसएस से ही कनेक्टेड है, उसी से संबंध रखती है। और एक बात याद रखिएगा कि देखिए ये सेक्शन 196 बीएनएसएस ये पुलिस ऑफिसर का जो इन्वेस्टिगेशन 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस में हो रहा था उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकती है। वो सेक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। हाँ, ये सेक्शन ये कह सकते हैं कि 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस पर डिपेंडेंट है, बट वो वाली सेक्शन 194 बीएनएसएस 196 बीएनएसएस पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर तो पुलिस ऑफिसर को जो इंफॉर्मेशन मिली थी डेथ से रिलेटेड, उसमें पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ मैटर्स में पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 194 बीएनएसएस और मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी अंडर सेक्शन 196 बीएनएसएस दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन और मजिस्ट्रेट की जांच साथ साथ चलती हैं? देखिए डिटेल में मैं अभी आऊंगा, यहां पर मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे आपका फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसलिए आप इसको आराम से समझिए, थोड़ा सा पेशेंटली आप वीडियो को देखिए। सबसेक्शन 3 ऑफ 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस जब आपने पढ़ी तो वहां पर 5 टाइप के सर्कमस्टांसेस लिखे हैं, 5 परिस्थितियां लिखी गई जिनमें डेथ का होना पाया जाता है। उन 5 परिस्थितियों में से पहली 2 परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह बताया गया किसी लेडी ने, मैरिड लेडी ने सुसाइड किया है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। किसी स्त्री ने अपनी शादी के 7 वर्ष के अंदर अंदर आत्महत्या की है। और दूसरे पॉइंट पर लिखा गया था कि केस इज रिलेटेड टू डेथ ऑफ अ वुमन अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांस विद इन 7 years of her marriage that any other person has committed an offense in relation to such woman। किसी स्त्री की मृत्यु ऐसे संदेहजनक परिस्थितियों में हुई है कि यह कहने का युक्ति युक्त कारण होंगे कि किसी दूसरे व्यक्ति ने ऐसी स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है, कोई अपराध किया है, और ऐसी स्त्री की शादी को अभी तक 7 साल ही हुए थे या 7 साल से कम हुए थे तब जब उसकी मृत्यु हुई। तो देखिए वहां पर जो 5 परिस्थितियां लिखी हुई थी उनमें से ये 2 परिस्थितियों में पुलिस ऑफिसर का इन्वेस्टिगेशन एंड मैजिस्ट्रेट की इंक्वायरी साथ साथ चलना कंपलसरी है। अब बाकी जो और मैटर्स बच गए उनमें हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी करें, हो सकता है ना करें, बट पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन तो होगी ही होगी उन बचे हुए मैटर्स में भी। यहां पर एक एडिशनल ड्यूटी लगाई गई पुलिस ऑफिसर की कि इन 5 परिस्थितियों में ये डेड बॉडी को पुलिस ऑफिसर सिविल सर्जन के पास या मेडिकल पर्सन जो ऑटोप्सी करने के लिए ऑथराइज हो वहां जरूर भेजेगा। ऐसी ड्यूटी एडिशनल लगाई गई पुलिस ऑफिसर के ऊपर। और एक बात देखिए कि जो सबसेक्शन 1 है 196 बीएनएसएस की, इट इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट, एंड जो सबसेक्शन 2 है इट इज रिलेटेड टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की वहां पर कुछ ड्यूटी बताई गई है। जब सबसेक्शन 1 आप पढ़ेंगे तो वहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे, फिर भी मैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इसलिए कह रहा हूं कि जब आप सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस पढ़ेंगे तब वहां पर समझ आ जाएगा कि जो सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट वर्ड यूज हुआ है ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, क्योंकि सबसेक्शन 4 ऑफ 194 बीएनएसएस में बताया गया कि वो मैजिस्ट्रेट कौन होंगे जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए
इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए और एम्पावर्ड होंगे, सशक्त होंगे। वहां बताया गया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ऑथराइज किया हो तो वो भी हो सकता है, बट होंगे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ही। तो सबसेक्शन 1 ऑफ 196 बीएनएसएस इज रिलेटेड टू ओनली एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड सबसेक्शन 2 of 196 BNSS is related to only and only judicial magistrate। आगे की सेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब देखेंगे हम वन बाय वन सारी सबसेक्शंस क्या कहती हैं। तो सबसेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चंस रख रख के मैं आपको आंसर बताऊंगा जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट shall hold an inquiry into the cause of death। कब करेगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी किसी डेड बॉडी के मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए। देखिए मैंने क्वेश्चन में यहां पर शैल वर्ड यूज किया है और एक क्वेश्चन आगे रखूंगा मैं वहां पर मे वर्ड यूज करूंगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कब बाउंड है इंक्वायरी करने के लिए और कब उसकी डिस्क्रिशन होगी। तो क्या कहा गया सबसेक्शन 1 में कि कार्यपालक मैजिस्ट्रेट बाउंड होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कब कार्यपालक मैजिस्ट्रेट द्वारा अवश्य ही जांच की जाएगी या फिर कब कार्यपालक मैजिस्ट्रेट का जांच करना उसका अपना विवेकाधिकार होगा, वो करे या ना करे। इन क्वेश्चंस के आंसर देख लीजिए। सबसेक्शन 1 में ही लिखा है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज बाउंड, shall वर्ड यूज हुआ है, इज बाउंड टू मेक इंक्वायरी इन फर्स्ट टू केसेस। इन फर्स्ट टू केसेस कौन से? which are mentioned at clause 1 and clause 2 of subsection 3 of 194 BNSS। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सेक्शन 196 194 से ही रिलेटेड है। सबसेक्शन 1 से ही आपको पता चल जाएगा। वहां पे बोला कि सबसेक्शन 3 ऑफ 194 बीएनएसएस में जो 5 बातें लिखी उनमें से जो पहली 2 बातें लिखी हैं क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 में, अगर वो वाली डेथ हुई है तो फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज बाउंड शैल होल्ड इंक्वायरी। लेकिन उस इंक्वायरी का पर्पज क्या होगा? टू नो द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारण का पता लगाना। ध्यान देना कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का रिलेशन है कॉज ऑफ डेथ से और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का रिलेशन कॉज ऑफ डेथ से नहीं है। उसका ओपन एंडेड पावर्स हैं कि वो कॉज ऑफ डेथ भी जान ले, वो कुछ और भी जान ले कि ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, तो ये भी जान ले कि ऑफेंस किसने किया, जिससे कि वो आगे के एक्शंस आसानी से ले सके। एंड फॉर अदर केसेस, ये अदर केसेस सबसेक्शन 1 के हैं। ध्यान देना आप, सबसेक्शन 1 में जो भी बातें बच गई उन सब के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड टू मेक इंक्वायरी। इट मींस उसका अपना विवेकाधिकार होगा कि वो चाहे तो बचे हुए मैटर्स में इंक्वायरी करे या बचे हुए मैटर्स में इंक्वायरी ना करे। ये उसका अपना विवेकाधिकार होगा। सबसेक्शन 1 में ही लिखा है कि सच मैजिस्ट्रेट सेल, अगर बाउंड था तो सेल और डिस्क्रिशन थी तो मे होल्ड इंक्वायरी आइदर इंस्टेड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन और इन एडिशन टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन। हाँ, सबसेक्शन 1 में ये लिखा था कि एपेरेंट कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो पुलिस ऑफिसर ही करेगा। बोला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जॉइंट इंक्वायरी या जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। मैजिस्ट्रेट साहब अपना अलग इंक्वायरी करेंगे, पुलिस अपना अलग इन्वेस्टिगेशन करेगी। देखिए जहां जहां मैजिस्ट्रेट के ऊपर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो, जब उनके ऊपर कोई ड्यूटी लगाई जाती है तो उन्हें फंक्शन करने के लिए कुछ पावर्स भी दी जाती है। तो सबसेक्शन 1 में ही लिखा गया कि जब ये ऐसी इंक्वायरी होल्ड करेंगे, जब ऐसी जांच करेंगे कार्यपालक मैजिस्ट्रेट, तो पावर्स कौन सी यूज करेंगे?
क्योंकि विटनेसेस को बुलाना भी पड़ सकता है, उनको एग्जामिन भी करना पड़ सकता है, उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं। तो कौन सी पावर्स यूज करेंगे? तो सबसेक्शन 1 में ही बताया, सच मैजिस्ट्रेट shall have all powers in conducting it which he would have in holding inquiry into an offense। ये इस उपधारा मतलब सबसेक्शन 1 में जांच करते समय मैजिस्ट्रेट साहब के पास वो सभी शक्तियां होंगी जो उसके पास किसी अपराध में जांच करते समय होती है। यहां पर एक समस्या खड़ी हो गई है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि आप भी जरा उसका आंसर करने की कोशिश करना, क्योंकि सबसेक्शन 1 केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब से रिलेटेड है, और जब उनको पावर दी गई तो पावर देते समय यह कहा गया कि किसी अपराध में जांच करते समय जो शक्तियां होंगी उनके पास, वो शक्तियां इस सेक्शन की इंक्वायरी को होल्ड करते समय यूज करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब कौन से अपराध में जांच करते हैं, ये मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप भी थोड़ा रिसर्च करके मुझे बताइएगा ऐसे प्रोविजंस हैं जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी अपराध में जांच करते होंगे। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें, क्योंकि बेयर एक्ट में ऐसा लिखा है, तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो गई है, जो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड थी। अब देखते हैं सबसेक्शन 2, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये सबसेक्शन 2 जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब से रिलेटेड है। उनकी यहां पर कुछ ड्यूटीज बताई गई है। यहां कोई पावर नहीं है, उनको केवल केवल ड्यूटीज दी गई है। देखिए, सबसेक्शन 1 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटीज भी थी और उनको पावर भी दे दी थी, कौन सी पावर्स यूज करेंगे वो। लेकिन सबसेक्शन 2 में केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है, कोई पावर नहीं दी गई। पावर उनको अगले सबसेक्शंस में दी जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हम जान लेते हैं कि ये जो प्रोविजन है ये सीआरपीसी में सेक्शन 1A था, कैपिटल 1A था। अब सबसेक्शन 2 हो गया है जब ये बीएनएसएस में आया। और ध्यान देना कि जब ओरिजिनल सीआरपीसी बनी थी 1973 की, तो उसमें ये प्रोविजन नहीं था। ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया इन द ईयर 2005। और अब 2005 में आने के बाद इसको एज इट इज इंपोर्ट कर लिया गया है बीएनएसएस में। इट इज रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल मिसिंग, कस्टोडियल रेप। अगर कस्टडी में कोई मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, कस्टडी से कोई पर्सन मिसिंग हो गया, डिसअपियर हो गया, अब मिल नहीं रहा है, गायब हो गया, या कस्टडी में किसी वुमेन का रेप हो गया, तब सबसेक्शन 2 ऑफ 196 बीएनएसएस पिक्चर में आती है और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी शुरू हो जाती है। अब देखिए कि यहां पर जो कस्टडी वर्ड यूज होगा, इस कस्टडी का मतलब केवल और केवल पुलिस कस्टडी नहीं है, वो सभी कस्टडी यहां पर इंक्लूड हैं, इंक्लूडिंग पुलिस कस्टडी, जो मैजिस्ट्रेट साहब ने या कोर्ट ने कहीं भी ऑथराइज किया था। मान लो किसी एक्यूज पर्सन को पुलिस ने तो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो मैजिस्ट्रेट साहब ने सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की कस्टडी में भेज दिया इस एक्यूज को, तो अब कस्टडी किसकी है? सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की है। या फिर मान लो कोई बच्चा है, उसको भेज दिया है ऑब्जर्वेशन होम में, तो वहां पर कस्टडी किसकी है? ऑब्जर्वेशन होम वालों की है। तो कस्टडी का मतलब केवल पुलिस कस्टडी नहीं है, वो सभी कस्टडी हैं जो मजिस्ट्रेट साहब ने ऑथराइज करी या किसी कोर्ट ने ऑथराइज करी, इंक्लूडिंग पुलिस कस्टडी। तो कस्टडी में अगर डेथ हुई, कस्टडी में कोई पर्सन डिसअपियर हो गया, या कस्टडी में किसी वुमेन का रेप हो गया, तब ये सबसेक्शन 2 पिक्चर में आती है। और क्या लिखा गया? वेयर एनी पर्सन डाइज, किसी पर्सन की मृत्यु हो गई, एनी पर्सन डिसअपियर्स, कोई पर्सन गायब हो गया, या फिर दूसरी बात, वेयर रेप इज alleged टू हैव बीन कमिटेड ऑन एनी वुमेन, किसी वुमेन पर रेप किया गया है, ऐसा एलिगेशन आया है। कब आए हैं ये बातें? कब मृत्यु हुई, कब डिसअपियर हुआ, कब रेप का एलिगेशन आया? while such person or such woman is in the custody of police or in other custody authorized by magistrate or court under this संहिता। इस संहिता में मैजिस्ट्रेट साहब ने
या फिर कोर्ट ने कोई और कस्टडी में ऑथराइज कर दिया था इस पर्सन को या इस वुमेन को, और उस कस्टडी के दौरान डेथ हुई, उस कस्टडी के दौरान डिसअपियर हुआ, गायब हुआ, उस कस्टडी के दौरान किसी वुमेन पर रेप हुआ, तो ये सेक्शन पिक्चर में आती है। ड्यूटी क्या लगाई? एन इंक्वायरी shall be held by the magistrate within whose local jurisdiction the offense has been committed. मैजिस्ट्रेट साहब के ऊपर ड्यूटी लगा दी गई कि एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे, वो कंपल्सरीली होल्ड करेंगे। और कौन से मैजिस्ट्रेट होंगे वो जो ऐसी इंक्वायरी करेंगे? यहां एक्सप्लेन कर दिया, विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जिनकी स्थानीय अधिकारिता में ये अपराध हुआ है, वो मैजिस्ट्रेट ऐसी इंक्वायरी करेंगे। देखिए यहां पर 3 बातें लिखी गई, डेथ, डिसअपियरेंस और रेप। तो डेथ वाला केस एक ऐसा है जो सबसेक्शन 1 में भी फॉल करता है 196 की, एंड सेक्शन 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस में भी फॉल करता है। तो अब आप देखिए कि डेथ वाले मामले में तो पुलिस ऑफिसर भी इन्वेस्टिगेशन करेगा मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए 174 सीआरपीसी या 194 बीएनएसएस में। साथ के साथ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी इसमें इंक्वायरी कर सकते हैं कॉज ऑफ डेथ का पता लगाने के लिए, और मैजिस्ट्रेट साहब जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं उनके ऊपर तो ड्यूटी लगाई गई कि आप इंक्वायरी इसमें करेंगे ही करेंगे। तो ये इंक्वायरी जो मैजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब कर रहे हैं, ये कैसी होगी? दिस इंक्वायरी शैल बी इन एडिशन टू द इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हेल्ड बाय पुलिस। यहां तक ही लिखा है बेयर एक्ट में, और जब आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इंक्वायरी भी क्या पुलिस ऑफिसर द्वारा की जा रही है यहां पर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इंक्वायरी जो वर्ड यूज हुआ है, ये इंक्वायरी बीइंग हेल्ड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 196 बीएनएसएस की बात हो रही है यहां पर। ये वाली जो इंक्वायरी है ये केवल और केवल डेथ केस में है, डिसअपियरेंस में या रेप वाले केस में नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी करेंगे वो केवल मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए करेंगे, और रेप केस में अभी तक डेथ नहीं हुई है और डिसअपियरेंस वाले मामले में भी डेथ नहीं हुई है, तो डेथ के कारण का पता लगाने का तो क्वेश्चन उठता ही नहीं। अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या कहते हैं? द मैजिस्ट्रेट होल्डिंग सच एन इंक्वायरी shall record evidences taken by him in connection therewith। 2 बातें यहां पर कही गई कि मैजिस्ट्रेट साहब जो इंक्वायरी कर रहे हैं, अब क्वेश्चन आएगा कि ये वाले मैजिस्ट्रेट साहब कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? तो सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस को आप ध्यान में रखिए, जहां पर केवल मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुए होंगे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाते हैं। तो वो यहां ये जो सबसेक्शन 3 है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब से रिलेटेड है। तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कौन से? जो ऐसी इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं, ऐसी जांच कर रहे हैं, ये क्या करेंगे? शेल, इनको बाउंड किया गया कि ये एविडेंसेस रिकॉर्ड करेंगे, जो इन्होंने एविडेंसेस ली हैं, वो एविडेंसेस चाहे ओरल एविडेंस हैं चाहे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे, और ऐसे मैनर में रिकॉर्ड करेंगे, इन एनी मैनर हियर इन आफ्टर स्पेसिफाइड according to the circumstances of the case। इस चैप्टर के आगे जिन जिन चैप्टर्स में एविडेंस लेने के लिए प्रोविजंस दिए गए, उन प्रोविजंस में से परिस्थिति के अनुसार मैजिस्ट्रेट साहब ऑप्ट कर लेंगे कि कौन सी सेक्शन के अकॉर्डिंग ये एविडेंसेस रिकॉर्ड करनी है, बट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब को एविडेंस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, ऐसी बात कही गई सबसेक्शन 3 में। और ये सबसेक्शन 3 केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब से रिलेटेड है, जो सबसेक्शन 2 में इंक्वायरी कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब से रिलेटेड नहीं है। सबसेक्शन 4 देखिए, सबसेक्शन 4 ने कहा व्हेनेवर सच मैजिस्ट्रेट। अब यहां पर सच मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है, खाली द मैजिस्ट्रेट नहीं है, सच मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुआ है, तो यहां सच मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हो रहा है। देखिए मैंने पूरा एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं
यहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, यहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है। पहले बता देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है। Whenever such magistrate considers it expedient to make an examination of the body of any person who has been already interred, अगर कोई डेड बॉडी को दफना दिया गया है और उस बॉडी पर एग्जामिनेशन करना चाहते हैं अगर मैजिस्ट्रेट साहब, किस बात के लिए? इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ हिज डेथ। एक कारण तो यह है उन मैजिस्ट्रेट को एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहने का, क्योंकि पर्पज क्या है यहां पर एग्जामिनेशन का? इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। और कॉज ऑफ डेथ के लिए जो इंक्वायरी करते हैं वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट करते हैं। और एक दूसरा कारण भी बताऊंगा मैं। तो ऐसी डेड बॉडी जो दफना दी गई है, ऐसी डेड बॉडी पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी के दौरान एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? क्या उस डेड बॉडी को डिसइंटर्ड कर सकते हैं, बाहर निकलवा सकते हैं? यस, द मैजिस्ट्रेट मे कॉज द बॉडी टू बी डिसइंटर्ड एंड एग्जामिन्ड। तो मैजिस्ट्रेट साहब को पावर दे दी गई सबसेक्शन 4 में कि जो डेड बॉडी दफना दी गई है, आप उस डेड बॉडी को बाहर निकलवा लीजिए, फिर उस डेड बॉडी का आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, लेकिन ये एग्जामिनेशन होगा केवल और केवल टू नो द कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए ही होगा। इसलिए पहली बात तो वो सच मैजिस्ट्रेट साहब को मैंने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहा। दूसरी बात और मैं आपको बता दूं कि जब सीआरपीसी 1898 में बनी थी तो वहां पर भी ये सेक्शन 176 ही थी सीआरपीसी की, लेकिन केवल और केवल 2 सबसेक्शन थी। तो सबसेक्शन 1 तो वही है, मामूली सा चेंज हुआ है उसमें, और सबसेक्शन 2 ये वाली थी जो यहां पर सबसेक्शन 4 है, और ये सीआरपीसी 1973 में सबसेक्शन 3 हो गई थी। तो इसमें केवल 2 ही सबसेक्शन थी 176 में उस टाइम पर, और ये केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सबसेक्शन 1 में लिखे हुए थे और उनको सपोर्ट कर रही थी। तो तभी से ये वाला सबसेक्शन तो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के ही लिए है। आप देखिए, मैं आपको 1898 वाली सीआरपीसी दिखा देता हूं। ये सेक्शन है 176 जिसका हेडिंग था इंक्वायरी बाय मैजिस्ट्रेट इनटू कॉज ऑफ डेथ, जो आज भी यही हेडिंग है। और वहां पर सबसेक्शन 1 लिखी, when any person dies while in custody of the police, the nearest magistrate empowered to hold inquest shall in any other case mentioned in section 174 clause A, B, C and so and so and so and so। देखिए ये है सबसेक्शन 2, केवल 2 ही सबसेक्शंस हैं, और सबसेक्शन 2 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे वहां पे था। whenever such magistrate, वर्ड यूज हुआ है सच मैजिस्ट्रेट, और ये सच मैजिस्ट्रेट का मतलब जो सबसेक्शन 1 में मैजिस्ट्रेट लिखे हुए और सबसेक्शन 1 में एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखे हुए हैं। तो सच मैजिस्ट्रेट considers it expedient to make an examination of the body of the person who has been already interred in order to discover the cause of death. The magistrate may cause the body to be disinterred and examined। तो इस कारण से मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो सबसेक्शन है, एक बार डेड बॉडी को जब दफना दिया गया उसे बाहर निकालना है, जहां पर सच मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज हुए हैं वो केवल और केवल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब के लिए यूज हुए हैं। तो सबसेक्शन 4 में पावर दी गई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट साहब को कि अगर डेड बॉडी दफना दी गई है, आप कारण जानना चाहते हैं डेथ के, तो आप डेड बॉडी को बाहर निकाल के उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसेक्शन 5 देखिए क्या कहती है, where an inquiry is to be held under this section, the magistrate shall wherever practicable inform the relative, the deceased whose name and addresses are known, and shall allow them to be remain present at the inquiry। सबसेक्शन 5 में ये बोला मैजिस्ट्रेट साहब को, अगर प्रैक्टिकेबल है, अगर ऐसा हो सकता है, तो उसके रिलेटिव्स को, जिसकी डेथ हुई है पर्सन की, उसके रिलेटिव्स को आप इन्फॉर्म करेंगे अगर उसके नाम और एड्रेसेस आपको पता है, रिकॉर्ड पर हैं। और केवल इन्फॉर्म ही नहीं करेंगे, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं इंक्वायरी को,
तो वो shall allow them to remain present at the inquiry। जब इंक्वायरी चल रही है तो उन लोगों को, रिलेटिव्स को, जो डिसीज है, जो मृतक है, उसके रिश्तेदारों नातेदारों को इस इंक्वायरी में प्रेजेंट रहने देंगे, इन्फॉर्म भी करेंगे और प्रेजेंट भी रखेंगे, ऐसा बताया गया सबसेक्शन 5 में। पारदर्शिता भी, ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, इसलिए भी सबसेक्शन 5 को ऐड किया गया। अब देखिए एक लास्ट सबसेक्शन है, सबसेक्शन 6, कि जो सबसेक्शन 3 ऑफ 194 बीएनएसएस थी, वहां पर जो 5 परिस्थितियों में डेथ हुई थी किसी की, तो उसके लिए तो 194 बीएनएसएस में ही कह दिया गया था कि डेड बॉडी को अब आप हॉस्पिटल या सिविल सर्जन के पास या दूसरे मेडिकल पर्सन के पास जो ऑथराइज है इस काम के लिए, उसके पास भेज देंगे। लेकिन सबसेक्शन 2 ऑफ 196 में जो डेथ हुई है, वहां पर कहीं भी नहीं कहा गया इसके लिए कि डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजा जाए, इसलिए सबसेक्शन 6 ऐड की गई 196 में और कहा गया कि वो मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं या फिर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी होल्ड कर रहे हैं टू नो द कॉज ऑफ डेथ, या फिर वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है टू नो द कॉज ऑफ डेथ अंडर सबसेक्शन 2, अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ 196 बीएनएसएस। इस लाइन से ये पता चलता है कि सबसेक्शन 2 में जहां पर कस्टडी में डेथ हुई, कस्टडी से डिसअपियर हुआ या कस्टडी में रेप हुआ, वहां पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई रोक नहीं है। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल कर सकती है पुलिस ऑफिसर वहां पर भी। डेथ हुआ है तो डेथ के मामले में कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए, रेप अलेज हुआ है तो रेप के ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। तो कहा कि ये सबसेक्शन 2 में ये तीनों लोग जो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी कर रहे हैं, इनके ऊपर ड्यूटी लगाई, दे शैल फॉरवर्ड द डेड बॉडी टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन और अदर क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो तीनों के ऊपर ड्यूटी लगा दी गई कि आप डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेज दीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट रह गया था। सबसेक्शन 3 ऑफ 194 में तो केवल 5 परिस्थितियों की बात हुई थी, जो सबसेक्शन 2 ऑफ 196 में नहीं थी वो परिस्थितियां, तो उन परिस्थितियों में हॉस्पिटल भेजने की बात कहीं भी नहीं हुई थी। इसलिए सबसेक्शन 6 ऑफ 196 में ये बात मेंशन करी गई और 2 बातें कही गई, फॉरवर्ड द बॉडी टू द नियरेस्ट सिविल सर्जन और फॉरवर्ड द बॉडी विद अ व्यू टू इट्स बीइंग एग्जामिन्ड। इस बॉडी पर एग्जामिनेशन होगा, इस पर्पज से इस बॉडी को हॉस्पिटल भेजा जाएगा। हाँ, हॉस्पिटल भेजने के रिगार्डिंग एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन बिल्कुल एक्सेप्शन की फॉर्म में नहीं लिखा गया, ऐसे लिखा गया कि अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर ऐसा करना, हॉस्पिटल भेजना पॉसिबल ही नहीं है डेड बॉडी को, तो उसके रीजंस आप राइटिंग में रिकॉर्ड करिए और फिर मत भेजिए, उनको छूट दे दी गई। लेकिन अगर कोई रीजन नहीं है आपके पास तो डेड बॉडी को फिर हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा, ऐसा कहा गया सबसेक्शन 6 में। अब सबसेक्शन 6 के नीचे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, स्पष्टीकरण दिया गया, और वहां जो सबसेक्शन 5 में रिलेटिव वर्ड यूज हुआ, इस रिलेटिव्स में कौन कौन शामिल होंगे, और से पहली बात तो पेरेंट्स होंगी, मतलब माता पिता होंगे। नंबर 2 ब्रदर होगा, भाई होगा। नंबर 3 सिस्टर होंगी, इनकी बहनें होंगी। और नंबर 4 स्पाउस वर्ड यूज हुआ है। स्पाउस का मतलब अगर यहां पर डेथ किसी वुमेन की हुई है तो हस्बैंड, और अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ, यहां स्पाउस में होगी। सेम डिसअपियर के मामले में होगा, लेकिन रेप के मामले में तो क्योंकि ये वुमेन है तो यहां स्पाउस में केवल और केवल हस्बैंड होगा। हाँ, 5वां और है, चिल्ड्रन भी यहां पर रिलेटिव की डेफिनेशन में आएंगे। तो जो मजिस्ट्रेट साहब इंफॉर्मेशन देंगे, रिलेटिव्स को इंक्वायरी में ज्वाइन कराएंगे, तो इनमें से कोई भी वो हो सकते हैं जिनका एड्रेस और नाम इनको रिकॉर्ड पर आ गया। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट कि यहां पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी की,
या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने इंक्वायरी की, इनके रोल क्या है? एक्सेप्ट इंक्वायरी, इंक्वायरी के अलावा उसके आगे का रोल क्या होगा? इंक्वायरी तो हो गई, इंक्वायरी के बाद में क्या करेंगे? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब की बात करें तो उनको तो केवल कॉज ऑफ डेथ पता करना था। तो उन्होंने जो इंक्वायरी की उसमें मान लो कॉज ऑफ डेथ में निकल कर आया कि कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो ये तो अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देंगे। और अगर ये निकल के आया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब के पास जो कॉज ऑफ डेथ आया, मृत्यु के कारण आए, कि उनसे पता चला कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो ये अपनी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि आप एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन डायरेक्शन नहीं दे सकते, उनके पास पावर नहीं है डायरेक्शन देने की, केवल रिक्वेस्ट करेंगे और इन्फॉर्मेंट कहलाएंगे जब एफआईआर दर्ज होगी। अब बात आती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने जो इंक्वायरी की है वो ओपन एंडेड इंक्वायरी थी, वो कोई कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए नहीं थी केवल, हाँ कॉज ऑफ डेथ इंक्लूड हो सकता है उसमें। तो वहां पर यह देखना था कि क्या ऑफेंस हुआ है, कोई ऑफेंस हुआ है तो क्या पुलिस ऑफिसर ने जिसकी कस्टडी में हुई ये डेथ या डिसअपीयरेंस या रेप, क्या उसने किया है? अगर ऐसा हुआ, मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि हाँ ये ऑफेंस हुआ है और जिसकी कस्टडी में था उन्होंने किया है, तो यहां पर ये मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं और कॉग्निजेंस लेने के बाद आगे की प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। अब दो बातें मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जब मैजिस्ट्रेट ये 176 सीआरपीसी या 196 बीएनएसएस की इंक्वायरी कर रहे थे, तो क्या ये एक कोर्ट कहलाएंगे और इनके द्वारा की गई प्रोसीडिंग्स क्या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी? इनके रिगार्डिंग जजमेंट्स क्या कहती हैं? एक जजमेंट है प्यारा सिंह वर्सेस स्टेट, एआईआर 1958, पंजाब 141, पेज 141। इसमें कहा गया अ मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कोर्ट व्हाइल होल्डिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी। एक दूसरी और जजमेंट है जहां पर सेम बात कही गई, हर स्वरूप दास वर्सेस फूलचंद 1972, क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 83, ये हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन देखिए कि प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा था एक जजमेंट में, जजमेंट इन री मोंगचिट 41, क्रिमिनल लॉ जर्नल 470, ये इसका साइटेशन है। अब द प्रोसीडिंग कंडक्टेड ड्यूरिंग इंक्वायरी अंडर सेक्शन 176 सीआरपीसी आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ये प्रीवी काउंसिल का है। इसके बाद में दो जजमेंट आ चुकी हैं जहां पर वो मैंने पीछे आपको बताया और उन्होंने कहा कि ये ना तो कोर्ट कहलाएंगे उस दौरान मैजिस्ट्रेट और ना ही वो प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगे। तो इस तरीके से आज ये 196 बीएनएसएस कंप्लीट हुआ और साथ में चैप्टर 13 ऑफ बीएनएसएस भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 की, जहां पर बात होती है जुरिसडिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंक्वायरी एंड ट्रायल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पब्लिक को भी जानना चाहिए कि कहां पर उनकी कंप्लेंट फाइल हुई, किस पुलिस स्टेशन में उनको इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी आज की वीडियो में तो लाइक जरूर करिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।